बच्चों कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना फिर अगला टॉपिक, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। इसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य जो था वो कौन सा था साम्राज्य, वो था रोमन साम्राज्य। तो ये जो रोमन साम्राज्य है इसका विस्तार 3 महाद्वीपों में है। मैंने पहले ही बताया है कि यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया या पश्चिमी एशिया का जो भाग है उसके अंतर्गत इसका क्षेत्र दायरा था। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है इसका। पहले में हमने पूरे चैप्टर के बारे में समझा, दूसरे में हमने इसका परिचय प्राप्त किया कि इसका विस्तार क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ रही हैं और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत इसको स्थापित करने में, इतना बड़ा बनाने में कौन कौन सी परिस्थितियां आई होंगी या किन किन शासकों का योगदान रहा होगा, इसका जो आरंभ हुआ है, बनने का जो क्रम था वो कहां से शुरू हुआ। अब इसी क्रम में हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और हम आरंभिक काल को शुरू करते हैं। तो बच्चों इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली जो बात है वो यह है कि हम इस चैप्टर में राजनैतिक पक्ष को नहीं पढ़ना है, हम सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पक्ष को पढ़ रहे हैं। तो जो रोमन साम्राज्य है उसका सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पक्ष जो हम पढ़ेंगे जब, तो उसके अंतर्गत सिर्फ हमें वहां की व्यापार व्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा, वहां की सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा, लोग बाग कैसे थे, खाते पीते क्या थे, कहाँ रहते थे और आपस में उनका जो सामंजस्य था जिसको कहते हैं अंतर क्रिया जो होती थी, सामाजिक अंतर क्रिया वो कैसी थी, लोगों का एक दूसरे के प्रति रवैया क्या था और वहां पर श्रमिक कैसे थे और जो साहूकार थे, व्यापारी वर्ग थे, वो सब यही सारी चीजें हमको इसके अंतर्गत पढ़नी है। तो आरंभिक काल हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले साम्राज्य का आरंभिक काल, ये हमारा टॉपिक है। आरंभिक काल यह है हमारा टॉपिक जिसे हमको पढ़ना है। साम्राज्य, तो कौन सा साम्राज्य, सिंपल सा समझना है, रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल। ठीक है, रोमन साम्राज्य का जो आरंभिक काल हम पढ़ रहे हैं। तो रोमन साम्राज्य सामान्यतः इसका जो कालखंड है वो 2 चरणों में विभाजित होता है, एक पूर्ववर्ती और दूसरा परवर्ती। ठीक, पूर्ववर्ती जो है वो 3री शताब्दी तक के समय को माना जाता है। ठीक, और जो परवर्ती है 3री के बाद का जो समय है, यानी के बाद का समय परवर्ती कहलाता है। सिंपल सा एक उदाहरण देंगे हम, 10, 9, 11। तो ये क्या है, मध्य में है। इसकी पूर्ववर्ती क्या है, इससे पहले क्या आती है, आप कौन सी गिनती आई, 9, इसके बाद 11। तो ये हो गया पूर्ववर्ती और ये हो गया परवर्ती। ठीक, सिंपल सा, यानी 3री शताब्दी तक जो चीजें घटित हुई वो सब पूर्ववर्ती में है और इसके बाद जो घटनाएं घट रही हैं वो परवर्ती के अंतर्गत आ रही हैं। चलिए, इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसको साफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम। उस समय 2 महाशक्तियां थी, 2 महाशक्तियां थी। कौन कौन सी, एक तो रोमन साम्राज्य, और जो दूसरा था वो था ईरानी साम्राज्य। ठीक, मैंने पहले ही बताया कि इन दोनों में वर्चस्व को लेकर निरंतर संघर्ष होता रहता था, लगातार लड़ाइयां छिड़ी रहती थी दोनों के वर्चस्व के लेकर। इन दोनों में काफी भिन्नता थी। सांस्कृतिक
क्षेत्रों में। सांस्कृतिक पक्ष था उसमें काफी भिन्नता थी, और यहाँ तक कि सबसे ज्यादा भिन्नता जो थी वो रोमन साम्राज्य में थी। यहाँ भिन्नता अत्यधिक थी। भिन्नता, ठीक, इसमें भिन्नता अधिक थी, यानी कि रोमन साम्राज्य ईरानी साम्राज्य के अपेक्षा ज्यादा विविधतापूर्ण था, ज्यादा विविधता पूर्ण था। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पर ईरानी साम्राज्य में एक वंश उत्पन्न हुआ, यानी ईरानी साम्राज्य का शासन एक वंश के हाथ में गया जिसका नाम था ससानी वंश। ससानी वंश यह अत्यंत लड़ाकू प्रवृत्ति के एवं खूंखार माने जाते थे। वह खूंखार माने जाते थे। ठीक, बीच बीच में मैंने पहले ही बताया था कि जैसे प्रसंगवश कोई बात आ जाएगी, घटना रोमन ईरान की, वो भी हम यहाँ पर बीच बीच में डिस्कस कर लिया करेंगे। वैसे मुख्यतः हमको चलना है रोमन साम्राज्य को लेकर। फिर हम आ जाते हैं अपने पुराने टॉपिक पे, रोमन साम्राज्य को, क्योंकि अभी आगे आपको जब मिलता कि वह व्यक्ति ससानी वंश का था तो आप कंफ्यूज हो जाते कि रोमन साम्राज्य में ससानी वंश कहाँ से आया। तो एक समय ऐसा आया कि जो ईरानी साम्राज्य था उसमें शासन सत्ता एक ऐसे वंश के हाथ में चली गई जिसका नाम था ससानी वंश। तो आगे जब भी इनके शासकों के बारे में चर्चा होगी तो समझने में आसानी हो जाएगी। विविधता का पहला प्रमाण देखते हैं। यहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती थी। रोमन साम्राज्य था, अब हमको इस समय ईरान वाले से कोई मतलब नहीं, हम फिर रोमन पे फिर वापस आ गए हैं। तो जो रोमन साम्राज्य था वहां पर अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन यानी राजा या शाही दरबार के द्वारा जो भी अध्यादेश, कानून या पत्र लेखन जो भी होता था वो लैटिन या फिर लातिनी भाषा में ही होता था। ठीक, यानी अब पता चल गया कि अगर पूछा जाए रोमन साम्राज्य की जो आधिकारिक भाषा थी, राज्य की जो भाषा थी वो क्या थी? लातिनी या लैटिन थी। ठीक, मूलतः प्रयोग इसी का मिलता है, लातिनी भाषा का। ठीक, तो यूनानी राज्य की जो भाषा थी वो कौन सी थी? लातिनी थी। विविधतापूर्ण साम्राज्य है, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन प्रशासन के लिए सिर्फ लातिनी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। पूर्व के उच्च वर्ग यूनानी व पश्चिम के लोग लातिनी भाषा बोलते थे, और बोलते के साथ साथ लिखते थे। ठीक है, बोलते व लिखते थे। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, सारी कामकाज की जो भाषा है वो लातिनी है। पूर्व के उच्च वर्ग यानी ये मान लीजिए आपका हो गया, तो यहाँ जो पूर्व का जो उच्च वर्ग है यानी वो यूरोप का क्षेत्र आ रहा है, वहां का जो उच्च वर्ग है वो क्या बोलता है? यूनानी। और पश्चिम के लोग जो यहाँ इधर क्षेत्र में रह रहे हैं, जो किधर जाएंगे? पश्चिम वाले, सॉरी पूर्व इधर है, इनका पूर्व इधर आएगा। तो ये जो पूर्व के लोग हैं वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं? यूनानी। यूनानी कहाँ के लोग बोल रहे हैं? ये होंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, यही के लोग होंगे। और यही कारण है कि अफगानिस्तान से जो हमें शिलालेख मिले हैं अशोक के, वो आर्मेयिक भाषा में है।
यूनानी भाषा में और आर्मेनिक लिपि में है। ठीक, आर्मेनिक और यूनानी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर उनके अशोक के शिलालेखों में इसीलिए मिलता है क्योंकि यह भाषा जो थी वो यहाँ तक प्रयोग में होती थी, प्रयोग में लाई जाती थी। बाकी यहाँ जो पश्चिम का जो क्षेत्र है, यहाँ के लोग वो इटली के नजदीक है। जो इटली है यूरोप महाद्वीप में, तो इटली के नजदीक है जो पश्चिम के लोग हैं, इसलिए वो इटली की जो मूल भाषा है लातिनी प्रशासन के प्रयोग की, उसको प्रयोग कर रहे हैं। ठीक भाई, जैसे सिंपल सा है, अगर दिल्ली के नजदीक कोई शहर है तो वहां पर जाहिर सी बात है दिल्ली की जो लैंग्वेज होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, वो ज्यादा यूज की जाती होगी वहां के आसपास के लोग। और उससे 5000 किलोमीटर दूर अगर किसी सीमा पर है तो जाहिर सी बात है वो दूसरी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, हो सकता है वहां से जुड़ी हुई लोकल लैंग्वेज यूज करते हो, तो इसका इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमें क्या पता चला, जो पूरब का क्षेत्र है, जो पूरब इधर जो भारत की तरफ वाला जो क्षेत्र था, एशिया की तरफ वाला जो क्षेत्र था, यहाँ लोग यूनानी बोलते थे, और जो उनके क्षेत्र का हिस्सा था यूनानी जो है वो पश्चिम का क्षेत्र जो था उसमें लोग लातिनी भाषा बोलते थे। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि साम्राज्य के जो भी क्षेत्र थे वो सब एक ही शासक के अधीन थे। साम्राज्य का प्रत्येक व्यक्ति एक ही शासक साम्राज्य का प्रत्येक व्यक्ति एक ही शासक के अधीन था, वो भले ही कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी भाषा का प्रयोग करता हो, लेकिन उसके साम्राज्य का जो भी दायरा था उसका व्यक्ति सिर्फ उसी शासक के अधीन है। इस साम्राज्य के, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आते थोड़ा सा साम्राज्य के परिचय पर। ठीक, सिंपल सा इतना आप समझिएगा कि साम्राज्य की सुदृढ़ता इतनी केंद्रीकृत शक्ति थी कि किसी भी क्षेत्र में रहिए, कोई भी भाषा बोलिए, आप बगावत नहीं कर सकते, विद्रोही नहीं हो सकते, आप रहेंगे तो शासक से जुड़ कर रहिए। साम्राज्य इनका देखते हैं कैसा था, आरंभ में साम्राज्य कैसे बना, कैसे विस्तृत हुआ, बात नहीं, ये सारी चीजें। तो जो साम्राज्य की बात है वो इनका प्रथम शासक आगस्टस था। जो रोमन साम्राज्य का जो पहला शासक हुआ है वो आगस्टस हुआ। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है कि रोमन साम्राज्य का पहला शासक कौन था, तो आप बताएंगे आगस्टस। ये ईस्वी में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है। अगस्टस ने पूरे क्षेत्र पर एक छत्र शासन किया। ठीक, यानी कहने का मतलब है अगस्टस जो था बहुत ही ताकतवर शासक था, उसने एक छत्र शासन किया अपने पूरे साम्राज्य पर, कहीं को कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं रहा। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये निरंकुश नहीं था, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी निरंकुश नहीं था। इसी के साथ एक बात और है, इसीलिए इसको प्रिंसिपेट कहते हैं। प्रिंसिपेट सही कर लीजिएगा, ऐसे है प्रिंसिपेट। ठीक, इसको कहते हैं अगस्टस को प्रिंसिपेट भी कहते हैं। इसका मतलब होता है एक प्रमुख अथवा महत्वपूर्ण नागरिक। ठीक है, प्रिंसिपेट उसको कहते हैं, इसलिए एक उदाहरण जैसे होता है, किसी को आम आदमी कह दिया, कॉमन मैन कह दिया, या किसी का कोई नाम उपनाम उपाधि के तौर पे दे देते हैं, ऐसे ही प्रिंसिपेट नाम जो था इसका मतलब होता था एक महत्वपूर्ण व्यक्ति
ठीक, अथवा एक साम्राज्य का प्रमुख नागरिक ये होता था। अगस्टस को उपाधि दी गई थी। अगस्टस इतनी ताकतवर होने के बावजूद भी कभी निरंकुश नहीं रहा। कारण क्या था? हमेशा इन शासकों के साथ एक और संस्था कार्य करती थी। उस संस्था का नाम था सेनेट। संस्था कौन सी थी? सेनेट। इस सेनेट के प्रति प्रत्येक शासक को सम्मानजनक व्यवहार करना होता था। ठीक, ये सेनेट होती थी, इसके प्रति प्रत्येक शासक का कर्तव्य होता था कि सम्मानजनक व्यवहार करे, कभी भी कोई ऐसा कदम या ऐसा कार्य ना करे जिससे इस सेनेट के सदस्यों को अपमान झेलना पड़े या उनको ये लगे कि हमारी अवमानना हो रही है। यही कारण था कि निरंकुश नहीं होते थे, क्योंकि इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए ये संस्था सेनेट काम कर रही थी। अब कौन कौन हो गया? एक शासक हो गया, दूसरा सेनेट। ठीक, इन दोनों के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो थी पूरे साम्राज्य में, जिसने इसको मजबूती से खड़ा किया, वो थी सेना। सेना इन दो के सिवा एक अतिरिक्त संस्था थी। ठीक, ये जो संस्था होती थी, ये सेना व्यावसायिक सेना थी। व्यावसायिक सेना की मतलब इनको नियमतः भर्ती किया जाता था 25 वर्षों के लिए। इनको उसके बदले में वेतन दिया जाता था ठीक, जब आवश्यकता पड़ती थी तब इनका प्रयोग किया जाता था। इसके विपरीत ईरानी व्यवस्था में जो सैनिक होते थे उन्हें जबरदस्ती सैनिक बनाया जाता था अथवा वे मजबूरी में बनते थे। मजबूरी में सैनिक बनते थे। तो जो सैनिक जबरदस्ती भर्ती किया गया है वो ज्यादा वफादार हो सकता है, या जो वेतन देकर भर्ती किया गया है मानसिक रूप से तैयार होकर आया है कि मैं लड़ने ही जा रहा हूँ, वो बेहतर प्रदर्शन करेगा। जाहिर सी बात है यही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यानी ईरानियों की सेना लड़ाकू खूंखार जरूर थी लेकिन व्यावसायिक नहीं थी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वो इस बात के लिए हमेशा तैयार मानसिक रूप से नहीं रहते थे कि हमें लड़ना है। जब आवश्यकता पड़ती थी, मान लीजिए भोजन खत्म है, अपना क्षेत्र जो है किसी के कब्जे में आया, उस समय ये सेना कैसी है, ये हमेशा तैयार रहती है, इसको कभी भी आप किसी भी मोर्चे पे लगा सकते हैं। तो ये जो सेना थी ये पूरे साम्राज्य में शक्ति का सबसे बड़ा संगठित स्वरूप था। यानी सेना जिसके पास साम्राज्य उसका, शासक के पास तो शासक का, और किसी रिक्शे वाले के साथ तो साम्राज्य रिक्शे वाले का। सिंपल सी बात। चौथी शताब्दी में रोमन साम्राज्य की जो सेना थी वो लगभग 6 लाख के आसपास थी। चौथी शताब्दी में सेना की संख्या 6 लाख थी। बहुत बड़ी सेना। 6 लाख की सेना छोटी नहीं होती, सेना बहुत बड़ी हो जाती है 6 लाख की संख्या। इतने सैनिक थे। ये
निराश किए जाने पर, कौन? सैनिक। निराश किए जाने पर, मान लीजिए इनके शासक ने कोई बात इनकी मानने से मना कर दिया, अथवा इनका जो सेनापति है उसने किसी बात की अवमानना कर दी, इनकी बात नहीं मानी है, वो सेनापति या फिर सेनापति की बात शासक ने नहीं मानी तो ऐसे समय में ये निराशा के कारण विद्रोह भी कर देते थे। किंतु सेनेट के प्रति हमेशा सम्मानपूर्ण रवैया रखते थे। सेनेट के प्रति हमेशा सम्मानपूर्ण रवैया रखते थे। सेनेट के किसी भी सदस्य के साथ कभी भी ये दुर्व्यवहार नहीं करते थे। दूसरी तरफ सेनेट भी सेना से डरती थी, क्योंकि सेनेट को पता था कि सैनिक विद्रोह करेंगे तो सीधे जान से मार देंगे। ठीक, तो इसलिए जो सेनेट थी वो भी सेना से कहीं ना कहीं डरती थी। यदि संक्षेप में कहा जाए, अगर सूक्ष्म अर्थों में देखा जाए तो 1, 2 और 3, यही 3 पूरे साम्राज्य के मुख्य खिलाड़ी थे। ठीक, ये इनके ऊपर दबाव बनाते हैं, ये इनके और इनके दोनों के ऊपर दबाव बनाते हैं। ठीक, अगर फाइनली देखा जाए तो शासक के अधीन सब है, यानी सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इंटरकनेक्ट है, और यही कारण है कि इसका फायदा मिला, संगठित साम्राज्य बना और इतने दूर तक फैला और इतने लंबे समय तक शासन किया। यानी मुख्य रूप से कौन है 3? यही सेना, शासक। अगर पूछा जाता है प्रश्न में कि रोमन साम्राज्य के 3 मुख्य घटक कौन से थे, तो 3 मुख्य घटक शासक, सेनेट और सेना, 3 थे। यानी SSS, ट्रिपल S या SQ, इसको SQ भी बताया जाता है कभी कभी, SQ यानी SSS, शासक, सेना और सेनेट, ये 3 थे। ठीक, SQ या S3 ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। सेना जब किसी मुद्दे पर विभाजित हो जाती थी, ये सेना जो होती थी, सेना अगर किसी मुद्दे पर बट गई, विभाजित हो गई, तो ऐसे में गृह युद्ध की स्थिति गृह युद्ध होने लगता था, यानी गृह युद्ध की परिस्थितियां बन जाती थी। उत्तराधिकार में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो उत्तराधिकार का होता था। तो उत्तराधिकार जो होता था, पिता के बाद पुत्र उत्तराधिकारी होता था, पुत्र उत्तराधिकारी होता था। पिता के बाद पुत्र को शासन मिलेगा, इस बात पर सेना भी विश्वास करती थी, या फिर सेना भी इस नियम को मानती थी। ठीक, तो जो ताकतवर है उसी के लिए नियम मानने ना मानने का कोई मतलब है। जो ताकतवर नहीं है वो कहे हम नियम नहीं मानते तो ना मानो, कौन सा फर्क पड़ता है। लेकिन जो ताकतवर है अगर वो कहता है हम नियम नहीं मानते तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नुकसान कर सकता है। तो ऐसे में सेना क्या थी कि नियमों को मानती थी। इसका मतलब क्या था कि शासक जो था वो उत्तराधिकार के मामले में, या उसका पुत्र जो होता था उत्तराधिकार के मामले में काफी सुरक्षित था। सेना का हस्तक्षेप उसमें नहीं होता था कि सेना विद्रोह करके किसी को शासक बना दी। प्रथम 2 शताब्दियों की अगर बात की जाए, प्रथम 2 शताब्दियों में जो शासक थे वे सफलता
पूर्वक शासन करते रहे। प्रथम 2 शताब्दियों यानी पहली और दूसरी शताब्दी में युद्ध बहुत कम हुए, बहुत ही कम युद्ध हुए। अगस्टस से, ये अगस्टस था, मैंने बताया था अगस्टस पहला शासक, से टिबेरियस को जो क्षेत्र मिला, टिबेरियस उसका उत्तराधिकारी था। टिबेरियस अगस्टस का उत्तराधिकारी था। अगस्टस से टिबेरियस को जो उत्तराधिकार में क्षेत्र मिला वो पहले से ही इतना विस्तृत था कि टिबेरियस ने अपने साम्राज्य को अनावश्यक विस्तारित करने के बारे में नहीं सोचा, यानी विस्तार नहीं किया, बल्कि इस बात पर ध्यान दिया कि जितना साम्राज्य हमारा है उसी को संगठित किया जाए। ठीक, यानी इसने विस्तार की जगह जो उपलब्ध क्षेत्र था उसके संगठन पर अधिक ध्यान दिया, उस पर ज्यादा फोकस किया। साम्राज्य अगस्टस के बनाने के बाद में विस्तार का जो सबसे महत्वपूर्ण एक उदाहरण मिलता है वो सिर्फ ट्राजान का है। अगस्टस ने जो साम्राज्य खड़ा किया था उसके बाद उत्तराधिकारियों ने जिसको आगे बढ़ाया, उस क्रम में सबसे बड़ा अगर कोई अभियान मिलता है क्षेत्रों के विस्तार का तो वो एक ही शासक का मिलता है जिसका नाम है ट्राजान। ट्राजान शासक है रोमन साम्राज्य का। इसने साम्राज्य विस्तार का काम अपनाया। कुछ लोगों ने संगठन का कार्य अपनाया, कुछ ने विस्तार का अपनाया। इसने क्या किया, साम्राज्य को विस्तार देने का, साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करने का यह प्रयास किया। वो भी कब किया, 113 से 117 ईस्वी के मध्य, यानी 4 वर्षों में ट्राजान का अभियान हुआ। उसने विभिन्न क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में ताकत के बल पर मिलाया। ये पहला विस्तार का उल्लेख मिलता है। जब अगस्टस के बाद टिबेरियस और भी छोटे मोटे शासक आते हैं जो शासन करते हैं, उन क्रम में जब ये आता है ट्राजान, तो ट्राजान केवल एक ऐसा शासक होता है जो विस्तार पर ध्यान देता है। बाकी सब ने इससे पहले संगठन पर ध्यान दिया। जो भी साम्राज्य के पास विजित था उसके संगठन पर जोर दिया। इसने फरात नदी के किनारे अनुपजाऊ भूमि, जिसका कोई मतलब नहीं था कब्जा कर लेने का, उस पर कब्जा कर लिया। हालांकि बाद के उत्तराधिकारियों ने उसे जो है किसी काम की ना समझकर, अनुपयोगी समझकर उसे छोड़ भी दिया और क्षेत्र को, उस क्षेत्र पर जाना ही बंद कर दिया। उसे अपने साम्राज्य से बिल्कुल समझ लिया कि डिलीट हो गई है। इस तरह से ट्राजान ने का शासन का अभियान, अपने क्षेत्र सीमा विस्तार का अभियान किया था, लेकिन वो बहुत दिनों तक सफल नहीं रहा। उस पर किसी उत्तराधिकारी ने बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, ना ही उसको अपने साम्राज्य में विस्तृत तौर पर शामिल करने का कोई संगठनिक कार्य किया। ठीक है, तो इस तरह से ये इनका बेसिक था, आरंभिक काल का उदय का स्वरूप था। तथा हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं 117 ईस्वी तक, यानी 100-150 सालों का इतिहास लगभग हम लोग देख रहे हैं, जिसमें ये क्रमिक रूप से हम देख के आए हैं कि कैसे ये धीरे धीरे अपनी तरक्की पर आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आएगा कि इसी से थोड़ा सा और जुड़ा हुआ है कि इस काल की जो विशेष और उन्नतियां थी, इनसे संबंधित जो कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं या तथ्य हैं वो भी आरंभिक काल का ही पार्ट होगा, लेकिन वो थोड़ा सा गैप कर दे रहे हैं क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, एक ही वीडियो में समझ में नहीं आएगा। तो इतना कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। इसी का कुछ और हिस्सा है जो हम अगले वीडियो में आपको देंगे। ठीक, थैंक यू।